दिन का वक्त था। मुझसे बिना किसी इरादे के मेरी ऑटिस्टिक छोटी बहन को हल्का सा छू गया। लेकिन उसी रात वो चुपचाप मेरे बिस्तर में आकर लेट गई। अगली सुबह पूरा नोबल परिवार हक्का बक्का रह गया। जिस लड़की ने कभी अपनी रूम की दहलीज तक पार नहीं की थी, वो अचानक गायब थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो मेरे ही बिस्तर में मिलेगी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिस्टम ने तो साफ कहा था कि उसे लोगों की भीड़ से डर लगता है, शोर से नफरत है, और वो कभी अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। तभी अचानक गुस्से से भरी आवाज गूंजी, जांग चेन, तुम्हें हो क्या गया है? वो तुम्हारी बहन है। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? एक निकम्मा जिसे उसकी अपनी मां तक पसंद नहीं करती, वो रुअन रुआन का प्यार पाने के लायक कैसे हो सकता है? उधर रुअन रुआन भीड़ देखकर घबरा गई। पापा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत शोर है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके पिता तुरंत उसे समझाने लगे, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अजीब बात देखो, जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका पूरा शरीर पल भर में शांत हो गया। फिर उसने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैं उसकी बात समझ गया। मैंने धीरे से कहा, रुआन, रुआन, जाओ अपने पापा के पास। वो एकदम उलझ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं अचानक उसे अपने से दूर क्यों कर रहा हूं। जैसे ही मैं बेड से उठने लगा, वो घबरा गई। उसी वक्त उसके पिता बोले, आख, तुम और रुअन रुअन दोनों मेरे स्टडी रूम में आओ। बाकी लोगों की जलन और लाल आंखों को नजरअंदाज करते हुए मैं अंदर चला गया। और रुअन रुअन, वो बिल्कुल एक छोटी सी पूंछ की तरह मेरी शर्ट का किनारा कसकर पकड़े मेरे पीछे पीछे चलती रही। स्टडी रूम में पहुंचकर उसके पिता ने बिना घुमाए फिराए सीधी बात कही, मैंने तुम्हारी मां से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि रुआन रुआन को एक पूरा परिवार मिल सके। लेकिन जैसा तुमने देखा, वो आज तक किसी के भी इतना करीब नहीं आई, यहां तक कि अपनी सगी मां के भी नहीं। उन्होंने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। आख, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम रुअन रुअन को धीरे धीरे एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना सिखा सकते हो? उनकी बात सुनते ही मुझे ओरिजिनल स्टोरी याद आ गई, जहां आखिर में रुआन रुआन की मौत हो जाती है। ये सोचते ही मेरा दिल कसकर सिकुड़ गया। मैंने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। शायद उसने मेरी भावना महसूस कर ली थी। वो उलझन भरी नजरों से मुझे देखने लगी। फिर उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपना मैजिक क्यूब मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, ये तुम्हारा है, इसे अपने पास ही रखो। उसने नीचे देखा। मैजिक क्यूब उसकी हथेली में ही था। उसकी आंखों में खालीपन उतर आया। क्या इसे भी पसंद नहीं आया? लेकिन यही तो मेरी सबसे कीमती चीज है। मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उसके पिता की तरफ मुड़ा और पूरे भरोसे से कहा, मैं वादा करता हूं, मैं रुआन रुआन का अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। यह सुनते ही उनके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। उधर रुआन रुआन को भी शायद समझ आ गया था कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। खुशी से उसके कान तक लाल हो गए। वो जिद करके फिर से मैजिक क्यूब मेरी हथेली में रखने लगी, क्योंकि अब उसे मैजिक क्यूब से भी ज्यादा कीमती चीज मिल चुकी थी। अगले ही पल वो सीधे मेरे सीने से आकर लिपट गई, बिल्कुल एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह। बार बार अपना चेहरा मुझसे रगड़ने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और मैजिक क्यूब अपनी पॉकेट में रख लिया। बस उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे सुलाना, उसे खाना खिलाना, और जहां भी जाऊं एक छोटी सी चिपकू परछाई हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं चला। सिर्फ कुछ ही दिन बाद मैं आराम से खाना खा रहा था कि तभी एक नौकर भागता हुआ आया। सर, मिस फिर से खाना खाने से मना कर रही हैं। इतना सुनते ही उसके पिता का हाथ हवा में ही रुक गया। उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा। तभी मुझे याद आया, आज सुबह मैं बिना उसे बताए बाहर निकल गया था, और शायद उसी वजह से उसकी हालत फिर से पहले जैसी हो गई। मैंने तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। मैं जाकर देखता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जगह से उठा, पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। पूरी टेबल पर रखा बर्तन जमीन पर पटक दिया गया था। ये मेरी सौतेली मां जानियन थी। वो गुस्से से चीख रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं सीधा ऊपर रुअन रुअन के रूम की तरफ चला गया। जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा खोला, अंदर एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। कोने में रुअन रुअन अकेली बैठी थी। टेबल पर रखा खाना बिल्कुल वैसा ही रखा था। एक कौर तक नहीं खाया गया था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? अब मुझसे बात भी नहीं करोगी? बस एक नजर में मुझे सब समझ आ गया। वो इसलिए नाराज थी क्योंकि मैं उसे बताए बिना बाहर चला गया था। मैंने जानबूझकर कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूं। इतना सुनते ही वो घबरा गई। उसने तुरंत सिर उठाया और दौड़कर पूरी ताकत से मुझसे आकर लिपट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा था
कि मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बहुत नरम आवाज में कहा, अगली बार जब भी बाहर जाऊंगा तुम्हें पहले बताकर जाऊंगा। अब चलो, अच्छे बच्चों की तरह खाना खाते हैं। वो कुछ पल तक मुझे बस देखती रही। शायद उसके मन में यही चल रहा था, अक मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है। लेकिन ये एहसास बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे टेबल तक ले गया और मुस्कुराकर कहा, चलो अब चुपचाप खाना खाओ। वो धीरे धीरे खाना खाने लगी, लेकिन हर 2 पल बाद चोरी चोरी मेरी तरफ देखना बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। जब भी मैं उसे देखते हुए पकड़ लेता, वो तुरंत घबराकर अपना सिर नीचे झुका लेती, बिल्कुल किसी डरे हुए छोटे से खरगोश की तरह। उसी वक्त सिस्टम लगभग हैंग होने वाला था। अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी थोड़ी देर पहले तो ये किस भी नहीं चाहती थी। मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, तुमने गलत सुन लिया होगा। धीरे धीरे रुअन रुअन ने अपना छोटा सा बोल खत्म कर लिया। फिर अपने गोल मटोल पेट पर हाथ फेरते हुए उसने मेरी तरफ चमकती आंखों से देखा। उसे देखकर मेरा दिल अपने आप पिघल गया। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बस फिर क्या था, उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई छोटी सी बिल्ली प्यार से सहलाई जा रही हो। लेकिन तभी मेरी नजर उसकी नम और साफ आंखों पर पड़ी, और इस बार मुझे उनमें कुछ ऐसा दिखा जो पहले कभी नहीं था। एक अजीब सी पॉसेसिवनेस, जैसे वो मुझे किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहती। वो जल्दी जल्दी मेरी तरफ देखने लगी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, चाहिए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहिए? अगले ही पल वो फिर से आकर मुझसे चिपक गई, पूरी की पूरी। और इस बार उसे किस चाहिए था। मैंने उसे धीरे धीरे समझाया और कहा, अगर तुम अच्छी बच्ची बनोगी तो जब चाहे मेरे रूम में आ सकती हो। इतना सुनते ही उसने जोर जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। फिर वो दौड़ती हुई लिफ्ट की तरफ भाग गई। मैं नीचे डाइनिंग हॉल में वापस आया, लेकिन हैरानी की बात यह थी, टेबल पर बैठे तीनों लोग अभी तक खाना खत्म नहीं कर पाए थे। साफ था, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उसके पिता की तरफ देखकर कहा, उसने खाना खा लिया। ये सुनते ही उनके चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई देने लगी। अब वो मुझे पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगे थे। यहां तक कि उनके मन में एक अजीब सा ख्याल भी आ गया, इतना अच्छा लड़का, काश ये मेरा दामाद होता। लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया, अरे ये तो मेरा अपना बेटा है। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया, अक इधर आओ, पापा के पास बैठकर खाना खाओ। मैं तो मुंह में रखा चावल लगभग निगलते निगलते अटक गया, लेकिन मना भी नहीं कर सकता था। मैं अपना बोल उठाकर उनके बगल में जाकर बैठ गया। ये नजारा देखकर जान यान और फान यी दोनों के चेहरे जलन से हरे पड़ गए। खासकर फैन यी, उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इसने सिर्फ रुआन रुआन को खुश किया और इसकी पोजीशन इतनी ऊपर पहुंच गई। अगर मैं भी ऐसा करूं तो शायद मुझे भी फायदा मिल सकता है। अगले ही पल उसने बड़ी मीठी आवाज में कहा, पापा मुझे लगता है एक पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा, अब ये क्या नया खेल खेलने वाली है। वो मुस्कुराते हुए बोली, अगर रुआन रुआन हमेशा एक एक के साथ ही चिपकी रहेगी तो उन्हें भी परेशानी होगी। क्यों ना उसे दूसरे लोगों के साथ भी टाइम बिताने दिया जाए, ताकि उसका ध्यान थोड़ा बढ़ सके। उसके पिता कुछ देर तक चुप रहे। चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन मानना पड़ेगा, इस बार उसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। फैनी की अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत कहा, पापा मैं रुआन रुआन के साथ रह सकती हूं। सबको लगा शायद उसके पिता तुरंत मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने आराम से सूप का एक घूंट लिया और बिल्कुल शांत आवाज में बोले, ठीक है, जाकर कोशिश कर लो। फैनी की खुशी से खिल उठी। उधर मैंने मन ही मन ठंडी आवाज में कहा, सिस्टम हेरोइन कहां है? हीरो और हेरोइन की मुलाकात ओरिजिनल स्टोरी से पहले ही करवा दो। सिस्टम ने पूछा, तुम अचानक ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैंने फैन यकी की खुशी से चमकती शक्ल की तरफ देखा और सिर्फ 4 शब्द बोले, ये बहुत परेशान करती है। कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, काम हो गया। खाना खत्म होते ही जनयान ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में जलन भी थी और मुझे इस्तेमाल करने की चाहत भी। फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अख बहुत दिनों से मां ने तुमसे ढंग से बात नहीं की। मां आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने बिना एक पल गंवाए सीधे एक कदम पीछे हट गया। फिर बिल्कुल सपाट चेहरे से कहा, तुम बीमार हो क्या? मेरी बात सुनते ही जानयन के चेहरे की नकली मुस्कान पल भर में गायब हो गई। लेकिन मेरे पास उसके साथ टाइम बर्बाद करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि रुआन रुआन मेरा इंतजार कर रही थी।
फिर भी जानयान बार बार मेरा रास्ता रोककर लगातार बोलती ही जा रही थी। आखिर मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या मैं इसे एक थप्पड़ मार सकता हूं? सिस्टम ने शांत आवाज में जवाब दिया, जो भी हो, ये हीरोइन की बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन अगर मारना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन आदेश दिया, शाओगोंग, बाहर आओ। अगले ही पल लोहे की काली जंजीरें चुपचाप जेन यान के पीछे प्रकट हो गईं। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। वो अब भी लगातार बोले जा रही थी और तभी धड़ाक, उसकी पीठ पर जोरदार वार हुआ। आह, मुझे मत मारो! वो दर्द से चीखते हुए तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कोई था ही नहीं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो डर और शक से मुझे घूर रही थी। तुमने किसी को मुझे मारते हुए देखा क्या? जानियन ने डर से कांपती आवाज में मुझसे पूछा। मैंने आराम से सिर हिलाया और सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। मेरे इतना कहते ही धड़ाम, शाओगोंग ने फिर से उसकी गर्दन के पीछे जोरदार चोट मार दी। जेनयान इस बार सचमुच बुरी तरह डर गई। वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसी पल उसे एक फॉर्चून टेलर की बात याद आ गई। उसने कभी उससे कहा था, तुम अपने पति के लिए अशुभ साबित होगी। पहले वो इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब उसे लगने लगा कि शायद ये बात सच है। उसने मन ही मन लगभग पूरा यकीन कर लिया। घबराकर वो बड़बड़ाने लगी, ये घर ठीक नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है। फिर उसने कांपते हुए मेरी तरफ देखा। तब, तुम भी जल्दी यहां से निकल जाओ। इतना कहकर वो एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। मुड़ी और लगभग भागती हुई वहां से निकल गई। मैंने उसकी भागती हुई पीठ की तरफ बस एक नजर डाली और आराम से ऊपर दूसरी मंजिल पर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सामने फैनी की मेरी रूम से बाहर निकलती हुई दिखी। उसका चेहरा ऐसा बना हुआ था जैसे उसने कोई बहुत कड़वी चीज निगल ली हो। कुछ पल के लिए हमारी नजरें मिलीं। वो मुझे घूर कर नाक सिकोड़ती हुई बिना कुछ बोले वहां से चली गई। मैं थोड़ा हैरान हुआ, आखिर अंदर हुआ क्या था। मैंने रूम का दरवाजा खोला, अंदर देखा तो रुआन रुआन सोफा के कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी। दरवाजे की आवाज सुनते ही उसने डरते डरते मेरी तरफ देखा। पूरा रूम थोड़ा बिखरा हुआ था। बस एक नजर में मुझे सब समझ आ गया। उसने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और बहुत धीमी आवाज में कहा, गोद। मेरा दिल फिर से पिघल गया। मैं बिना कुछ बोले उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो मेरे सीने से चिपक गई। उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। काफी देर बाद जाकर वो धीरे धीरे शांत हुई। शायद मेरी बॉडी की खुशबू उसे सुकून देती थी, जबकि फैन यकी की मौजूदगी से उसे शुरू से ही अजीब सी नफरत महसूस होती थी। तभी उसने अचानक सिर उठाया। उसकी चमकती आंखें सीधी मेरी आंखों में टिक गईं। उसने धीरे से अपनी गुलाबी होंठों पर जीभ फेरी। उसकी छोटी सी उंगलियां मेरे कपड़ों को कसकर पकड़ चुकी थीं। फिर बहुत मासूमियत से बोली, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूं? उसे ऐसे देखते ही मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ, कर सकती हो। लेकिन मेरी परमिशन मिलते ही वो खुद ही घबरा गई, वहीं खड़ी रह गई। चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे करना क्या है। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी फैन ये की मन ही मन झर उगल रही थी। इस जेंग चेन को जरा भी शर्म नहीं है। उसे अपनी और रुअन रुअन की रिलेशनशिप का जरा भी एहसास नहीं। तभी तो हर वक्त उसी के पीछे घूमता रहता है। अगर पापा को यह सब पता चल गया तो फिर ये कभी रुअन रुअन का हाथ तक नहीं पकड़ पाएगा। अब देखना कैसे इसे इस घर से बाहर निकाला जाता है। फैन यकी अभी अभी वहां से गई ही थी कि तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। वार्निंग! फानिकी ने तुम्हें रुअन रुअन को किस करते हुए देख लिया है। मैंने बिल्कुल शांत रहते हुए अपनी नजरें नीचे कर लीं और थोड़ा पीछे हट गया। मुझे पता है, सिस्टम घबरा गया। अगर वो जाकर सब बता देगी तो बॉस तुम्हें रुआन रुआन से मिलने ही नहीं देंगे। मैंने बिना घबराए शांत आवाज में कहा, वो मुझे रोक नहीं पाएंगे। मेरी आवाज इतनी ठंडी और भरोसे से भरी थी कि सिस्टम भी तुरंत चुप हो गया। उधर रुआन रुआन किस के बाद अभी भी पूरी तरह खोई हुई थी। उसने फिर से अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। चेहरे पर साफ लिखा था कि उसका मन अभी भी नहीं भरा। उसे फिर से किस चाहिए था। मैं हल्का सा हंस पड़ा और उसके आधे खुले होंठों पर एक बार फिर प्यार से किस कर दिया। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बस अब तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन वो अपनी बड़ी बड़ी गीली आंखों से लगातार मुझे ही देखती रही। मैंने उसकी पेशानी पर उंगली से हल्की सी टपली मारी ताकि वो थोड़ा पीछे हट जाए, लेकिन उल्टा वो और भी खुशी से मेरे करीब आ गई। मैं फिर उसकी पेशानी पर उंगली रखकर पीछे करने लगा। वो फिर आगे आ जाती। मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि इस छोटी सी लड़की का क्या करूं। आखिर मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अगली बार फिर, बस
इतना सुनते ही वो संतुष्ट हो गई। बिल्कुल अच्छी बच्ची की तरह बेड पर चढ़ी